हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे इक्वालिटी के बारे में। तो ये पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स चल रहा है यूपीएससी और स्टेट पीएससी और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उसी कोर्स में हम आगे बढ़ते हैं और इक्वालिटी को जानते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी ऐसा शब्द है जो कि आप लगातार सुनते रहते होंगे। इसके बारे में बहुत सारे डिस्कशंस भी होते हैं। और इक्वालिटी डेमोक्रेसी के बारे में बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा क्यों है और इक्वालिटी पहली बात है क्या, किस इक्वालिटी के बारे में हम बात करते हैं वो हम जानते हैं। इक्वालिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। इक्वालिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, जहाँ पर लोग इक्वल रहें। और किस मायने में इक्वल हैं ये हम आगे देखते हैं। एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इक्वस या इक्वालिस। इसका मतलब क्या होता है? फेयर। तो इक्वालिटी को बेसिकली बोला जा सकता है जहाँ पर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज़ का, जहाँ पर सब कुछ सही से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे ऐसा न लगे कि इनजस्टिस हो रहा है, अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो बेसिकली इक्वालिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग फेयर। इट सिग्निफाइज हैविंग सेम राइट्स, प्रिविलेजेस, ट्रीटमेंट्स, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब लोगों के पास सिमिलर राइट्स हों, उनके अधिकार जो हों वो सेम हों, प्रिविलेजेस हों उनके, ट्रीटमेंट्स, स्टेट या जो भी डिफरेंट एंटिटीज़ हैं एक नेशन के अंदर, वो अलग अलग लोगों को सेम ट्रीटमेंट दें। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ लोगों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन अगर एक फेयर तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, फेयर तरीके से लोगों को सुना जा रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर इक्वालिटी इस्टेब्लिश है। तो वही चीज़ है, ट्रीटमेंट जो हो वो भी सबको अलग हो। ट्रीटमेंट का मतलब है लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, लोगों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। तो हॉस्पिटल सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जितने भी इंस्टीट्यूशन से आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चले जाएं या फिर आप जितने भी इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, किसी भी पब्लिक ऑफिस में चले जाएं, तो किस तरीके से लोगों के पास साथ वहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं, उनके पास मौके जो मिल रहे हैं उनको, क्या वो फेयर तरीके से दिए जा रहे हैं। ये सब चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं तब हम इक्वालिटी को एनालाइज कर पाते हैं। इट मीन्स राइट्स, ट्रीटमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बेनिफिशियरीज इन ए फेयर मैनर। मतलब सही तरीके से ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और फेयर मैनर में जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी को एक अलग तरीके से देखते हैं, तब हम फेयरनेस के बारे में बात करते हैं। एक लिटरल इक्वालिटी की तरह नहीं देखते हैं कि सब लोगों को बराबर तरीके से देखा जा रहा है। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि फेयर तरीके से चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। तो यही अगला सेंटेंस भी बोलता है दैट फेयरनेस डज नॉट मीन ऑल टू बी ट्रीटेड इक्वली इन ऑल सर्कमस्टांसेस। क्योंकि सभी को अगर हर सर्कमस्टांस में इक्वली ट्रीट किया जाए तो वो भी वहाँ पर इक्वालिटी नहीं होगी। मान लीजिए 4-5 लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो डिसेबल्ड है, तो अगर सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, फॉर्मल इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो जो डिसेबल्ड है उसको, उसके साथ इक्वालिटी यहाँ पर उसकी इक्वालिटी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई चल नहीं पाता है और सभी से ये उम्मीद की जाए, ये लॉ बना दिया जाए कि सभी सीढ़ियाँ चढ़कर जाएंगे, तो क्या आप ये मानेंगे कि जो चल नहीं पाता है वो उसके साथ यहाँ पर फेयर ट्रीटमेंट किया गया, उसके साथ इक्वालिटी स्टैब्लिश की गई? फॉर्मली तो यहाँ पर इक्वालिटी की गई कि सबको चल के जाना है, किसी के साथ कोई फॉर्मल सेंस में इनइक्वालिटी नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर सारे लोगों की सिचुएशंस अलग है, इस वजह से इक्वालिटी या फेयर ट्रीटमेंट के लिए सभी के साथ बर्ताव अलग हो सकते हैं। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड सेंस में हम सब चीज़ें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं सब चीज़ें। हमें यहाँ पर देखना है कि चीज़ें जो हो रही हैं वो फेयर तरीके से हो रही कि नहीं। इट ऑल्सो मीन्स अनइक्वल ट्रीटमेंट टू दोज हु आर अनइक्वल। यही मेन चीज़ है कि जो अनइक्वल लोग हैं उनके साथ अगर हमें फेयरनेस रखनी है, चीज़ें सही मायने में होनी है उनके साथ, तो वहाँ पर उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हो सकता है। एसेंशियली इट रिलेट्स टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। तो न्याय हो रहा है कि नहीं, ये एक मेन चीज़ है। फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, ये मेन चीज़ है। एज ए पॉलिटिकल आइडियल, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी invokes the idea that all human beings have
एंड इक्वल वर्थ रिगार्डलेस ऑफ कलर, जेंडर, रेस और नेशनैलिटी। तो एज ए पॉलिटिकल आइडियल, जब हम पॉलिटिकल सेंस की बात करते हैं तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो इस कहाँ से आता है, ये चीज़ इक्वालिटी कॉन्सेप्ट इस तरीके से आता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग सभी लोग इंसान हैं, और इंसान होने के नाते वो उनकी एक खुद की इनेट वैल्यू है जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। तो उस बेसिस में हम सभी इक्वल हैं, चाहे जिस नेशनैलिटी के हों, कलर के हों, जेंडर के हों, रेस के हों, बट हम आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो इस बेसिस में हमें कुछ बेसिक ट्रीटमेंट जो होना चाहिए हमारे साथ एक इक्वल तरीके से होना चाहिए। द कमिटमेंट टू द आइडियल ऑफ इक्वालिटी डज नॉट इम्प्लाई द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिफरेंसेस। तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि जितने भी डिफरेंसेस हैं सब खत्म कर दिए जाएं, क्योंकि वो पहली बात हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उनको नहीं खत्म किया जा सकता है। हर इंसान अपने मायने में एक यूनिक इंसान है, उसकी क्वालिटीज़ अलग हैं, वो कहाँ पर पैदा हुआ है, क्या भाषा बोलता है, सब अलग है। अगर हम फॉर्मल सेंस में इक्वालिटी की को लेने जाएंगे तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। हम ये बोलेंगे कि कोई एक चाइनीज़ बोलता है, कोई एक हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, तो अगर ये भी एक तरीके से डिफरेंसेस, सारे डिफरेंसेस को ख़त्म नहीं करना है, ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मेरली सजेस्ट करता है दैट द ट्रीटमेंट वी रिसीव एंड अपॉर्चुनिटीज़ वी इन्जॉय वॉज नॉट बी प्री डिटरमाइंड बाई बर्थ ऑफ सोशल सर्कमस्टेंस। मतलब ये है कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, वो हमारे जन्म के साथ या हम जिस सोशल कंडीशंस में हम रह रहे हैं उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होना चाहिए। वो हमारी क्वालिटीज़ अलग हैं। मतलब जो भी, अगर अनइक्वल ट्रीटमेंट भी हो रहा है तो उसके पीछे भी कोई लॉजिक हो, कोई रीज़न हो। सिर्फ कोई एक ब्लाइंड लॉजिक ना हो कि आप यहाँ से पैदा हुए हैं, आप इस जगह पे, आप ये भाषा बोलते हैं, इस वजह से आपके साथ नहीं होगा। तो चीज़ें जब सुनाई देती हैं तभी पता चल जाता है कि ये फेयर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यही इक्वालिटी का मतलब है। इट अर्जेस अमंग ह्यूमन बींग्स इक्वल कंसिडरेशन एंड रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। सभी लोग ह्यूमंस हैं, इसलिए सबके साथ एक बेसिक अच्छा बर्ताव जो होना चाहिए वो समान रूप से होना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू लास्की एक पॉलिटिकल फिलोसफर हैं, उनके अकॉर्डिंग इक्वालिटी का क्या मतलब है। इक्वालिटी का मतलब ये कहते हैं एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। किसी के साथ प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जो रिच व्यक्ति है उसको स्पेशल कंसिडरेशन दिया जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सभी लोग लॉ के समान, जो हमारा भारत का कानून है उसके सामने सब बराबर हैं, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। इट मीन्स विल ऑफ वन इज इक्वल टू विल ऑफ एनी अदर। इट मीन्स इक्वलिटी ऑफ राइट्स, मतलब सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ये है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। देन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन टू रियलाइज द बेस्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी। और दूसरी चीज़ क्या है कि सबको बराबर मौके दिए जाएं। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति के पास को पर्याप्त मौके नहीं मिल रहे हैं। सभी को अपनी पर्सनल टैलेंट, अपनी पर्सनल लाइफ को पर्याप्त एक्सप्लोर करने के एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ मिलने चाहिए। देन एब्सेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, किसी के साथ भी सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। अब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात करते हैं, ये क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी implies that all people as human beings are entitled to the same rights and opportunities to develop the skills and talents to pursue their goal and ambitions। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या इम्प्लाई करता है कि सारे जो लोग हैं, ऑल पीपल, वो ह्यूमन बींग होने के नाते, क्योंकि वो ह्यूमन बींग है, तो उनको समान अधिकार, अपॉर्चुनिटीज़ का एंटाइटलमेंट है, उन्हें ये मिलना चाहिए ताकि वो अपने टैलेंट्स को, अपने स्किल्स को डेवलप कर सकें, अपने गोल्स और एम्बिशंस को फुलफिल कर सकें। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब यही है कि सबको बराबर मौके मिले ताकि वो अपनी लाइफ एक्सप्लोर कर सके, अपने स्किल, एम्बिशंस और लाइफ को पर्याप्त जो भी उनके गोल्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए वो प्रयास कर सकें। एवरी ह्यूमन मस्ट हैव एक्सेस टू बेसिक गुड्स सच एज एजुकेशन, फूड, हेल्थ केयर, हाउस सो दैट दे कैन फुलफिल देयर गोल्स एंड लिव ए लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो ये है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब। अगर किसी के पास मान लीजिए एजुकेशन ही नहीं मिली बचपन में उसको, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि उसको पर्याप्त मौके दिए गए, क्योंकि उसने बेसिक लेवल पे एजुकेशन नहीं ली, तो वो आगे अपनी लाइफ जो वो मौके पा सकता था, जो प्रयास कर सकता था, वो नहीं कर पाया। और उसमें उसकी क्या गलती है कि उसको एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि वो ऐसी जगह पैदा हुआ, मान लीजिए, जहाँ पर ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, बेसिक चीज़ें, ताकि लोग अपनी लाइफ को प्रॉपरली फुलफिल
तरीके से जी सकें। अब नेचुरल इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी ये दो चीज़ें होती हैं। ये क्या है, इनइक्वालिटी भी होती है तो दो प्रकार की हैं। एक तो नेचुरल जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है, लोगों के बीच डिफरेंसेस हैं, और एक सोशल इनइक्वालिटी। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस ये देखना है। नेचुरल इनइक्वालिटी आर कंसीडर्ड टू बी द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज विद विच पीपल आर बॉर्न विद। तो नेचुरल इनइक्वालिटी मतलब अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, जन्म से ही उनकी जो विशेषताएं होती हैं, जो उनके स्किल्स, जो उनकी मान लीजिए बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई कहाँ पैदा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है, क्योंकि जन्म के साथ ही हैं। और सोशल इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, जो कि सोसाइटी के कारण क्रिएट होती हैं। लेकिन इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उतना बहुत कुछ साफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी नेचुरल इनइक्वालिटीज़ हैं जिसे बोला जा सकता है कि वो सोसाइटी की वजह से ही क्रिएट हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो है वो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड पैदा हुआ है। ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं दैट कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, वो बचपन से उसके अंदर सिंगिंग टैलेंट है, ठीक है, और कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर नहीं है। तो ये डिफरेंस बोला जा सकता है कि नेचुरल डिफरेंस है। लेकिन अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये भी बोला जा सकता है कि जो जिसके अंदर टैलेंट था उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली, ताकि तभी वो अपनी चीज़ों को, टैलेंट को, स्किल को बढ़ा पाया, और दूसरे वाले को नहीं मिली। तो नेचुरल तो बोला जा सकता है कि दोनों, एक व्यक्ति के पास टैलेंट था, दूसरे के पास टैलेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या दोनों को पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि नहीं। जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है या मिली है, यही सोसाइटी के द्वारा क्रिएट होती है। तो जो नेचुरल इनइक्वालिटीज़ भी होती हैं उनको भी ये क्वेश्चन किया जा रहा है आजकल कि ये सोसाइटी के द्वारा क्रिएट हुई। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे हम देखेंगे, इनइक्वालिटीज़ विच आर कंसीडर्ड नेचुरल फॉर सेंचुरीज आर नाउ क्वेश्चन एज दे आर नाउ सीन टू बी क्रिएटेड बाय सोसाइटीज़। तो बहुत सारी इनइक्वालिटी जो बोला जाता था, अब तक बोला जाता था कि ये नेचुरल है, ये भगवान द्वारा क्रिएटेड है, ये नेचर द्वारा क्रिएटेड है, इसको बदला नहीं जा सकता है, ये डिफरेंसेस हैं जो कि प्रकृति ने ऐसे डिज़ाइन किए हैं। लेकिन अब उन्हें भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि नहीं, ये हमारे दिमाग की का एक भ्रम है, ये सोसाइटी के द्वारा क्रिएट किया गया एक माइंडसेट है। तो कैसे, जैसे कि अब तक ये माना जाता था वुमेन वर डिनाइड इक्वल राइट्स, किस बेसिस पे उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता था, कि उन्हें यह माना जाता था दैट दे वर कंसिडर्ड वीकर जेंडर, वीकर सेक्स, कि नेचुरली वो वीकर हैं मेल्स के कंपैरिजन में, इस वजह से उनको इक्वल राइट्स देना सही नहीं है मेल्स के कंपैरिजन में। लेकिन अब ये क्वेश्चन किया जा रहा है, अब वुमेन्स अब तक की बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी जहाँ पर वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिया जाता था, ये माना जाता था कि ये जॉब्स, ये काम जो है वो महिलाओं के लिए सही नहीं है। लेकिन अब महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपना प्रॉपर टैलेंट भी दिखा रही हैं, वहाँ पर परफॉर्म भी कर रही हैं। तो ये सारी जो मान्यताएं थी अब तक वो टूट रही हैं। अब ब्लैक पीपल जो थे अफ्रीका में, दे वर कंसीडर्ड बाय देयर कॉलोनियल मास्टर्स टू बी ऑफ lesser intelligence and better at manual work. This belief was used to justify institutions like slavery. तो ये ऐसे माइंडसेट बनाए जाते थे कि जो ब्लैक पीपल थे अफ्रीका में, ये बोला जाता था उनके जो कॉलोनियल मास्टर्स थे कि ये इंटेलिजेंस वाले काम कम अच्छा करते हैं, और जो लेबर वाले काम है, जो फिजिकल लेबर वाले काम है, वो बेटर करते हैं। और इस बेसिस को स्लेवरी जैसे इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करने के लिए इस आर्गूमेंट को दिया जाता था। ये बोलते थे कि ये नेचुरली क्रिएटेड है, ये नेचुरल डिज़ाइंड है, बट एक्चुअल में ये एक माइंडसेट क्रिएट किया जाता था। तो ये दो जो डिफरेंसेस है, नेचुरल और सोशल, इतना ज़्यादा बहुत क्लियर नहीं है। बहुत सारे जो नेचुरल हमें लगते हैं वो एक्चुअल में सोसाइटी के द्वारा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड माइंडसेट होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे भी हैं नेचुरल जो कि एक्चुअल में नेचर के द्वारा ही वो क्रिएट किए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है इसको हमें बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना चाहिए, तभी हम ये देख पाएंगे कि कौन सी नेचुरल है और कौन सी सोशल है। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। अब टाइप्स कौन कौन से हैं इक्वालिटी के। सोशल इक्वालिटी, जैसे सोशल इक्वालिटी क्या है, इट मीन्स नो वन शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट्स, प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन बर्थ, कास्ट, रिलीजन, रेस, कलर, जेंडर और सोशल स्टेटस। मतलब किसी, यहाँ पर बात की जाती है सोशल इक्वालिटी में सभी को पर्याप्त अधिकार मिले और अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और किसी के साथ भी बर्थ, कास्ट, रिलीजन, रेस, कलर, जेंडर या सोशल स्टेटस, इन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना मिले। तो यहाँ पर सोशल राइट्स, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें। सोशल इक्वालिटीज implies removal of discrimination based on social status, absence of special privileges to few,
एंड इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल। मतलब किसी के साथ भी सोशल स्टेटस के बेस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये होता है सोशल इक्वालिटी। जैसे इंडिया में अभी तक भी है, लेकिन आज़ादी के पहले जो सोशल स्टेटस के बेसिस पे जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में जो डिस्क्रिमिनेशन था, उसे बोला जा सकता है कि ये सोशल इनइक्वालिटी थी, जिसे कानूनन भी ख़त्म किया गया और धीरे धीरे इसे सोसाइटी से भी ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो सोशल स्टेटस के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसे कहा जाता है सोशल इनइक्वालिटी। और सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। जैसे स्लेवरी इन साउथ अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड अमेरिका। इंडिया में जो अनटचेबिलिटी या जाति व्यवस्था की व्यवस्था थे, और यूएसए में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो ब्लैक्स अगेंस्ट था, जो हिटलर की पॉलिसी थी ज्यूस के अगेंस्ट, ये सारे सोशल इनइक्वालिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, ये भी सोशल इनइक्वालिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब सिविल इक्वालिटी क्या होता है? द वर्ड सिविल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड civilis or civis, which means citizen. Civil equality means equality in which each citizen is provided with civil rights and liberties. मतलब सारे जो सिटीजन हैं उनको सिविल राइट्स और लिबर्टी, जो भारत में, जैसे मान लीजिए भारत में, तो भारत में कुछ सिविल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून में दिए गए हैं, कुछ लिबर्टीज़ हैं, ये सभी सिटीजन को इक्वली प्रोवाइड किया जाए, यही बात है सिविल इक्वालिटी की। सिविल लॉज शुड ट्रीट ऑल द इंडिविजुअल्स इक्वली। जो लॉज हैं वो सभी को समान रूप से सभी पर एप्लीकेबल हों। There should not be any discrimination of superior and inferior, the rich and the poor, caste and creed, color and race, clans and tribes, groups and classes. तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन इन बेसिस पर नहीं होना चाहिए सिविल राइट्स या लिबर्टीज़ प्रोवाइड करने में, कि कोई अमीर है तो उसके पास ज़्यादा सिविल राइट्स हों, कोई गरीब है उसके पास कम राइट्स है। अमीरों के लिए कानून अलग, गरीबों के लिए कानून अगर अलग हैं, तो ये सिचुएशंस जो होती हैं वो सिविल इनइक्वालिटी की होती हैं। लेकिन अगर ये समान रूप से चले तो बोला जाता है कि हाँ सिविल इक्वालिटी है। अब पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो सभी के पास स्टेट के जो अफेयर्स हैं, जो नेशन के अफेयर्स है, नेशन की जो पॉलिटिक्स है, उसमें पर्याप्त रूप से सभी लोग इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका सबको मिले, यह है पॉलिटिकल इक्वालिटी। जैसे भारत में सभी को समान, जितने भी एडल्ट्स हैं वो समान रूप से उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। तो पॉलिटिकल राइट्स अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो विदाउट इन द फेयर वे, तो उसे बोला जाता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल राइट्स ऑफ ऑल सिटीजन इज इंश्योर्ड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि सभी एडल्ट्स जो हों उनके पास वोटिंग राइट्स हों। अब अदर फैक्टर्स जो कि पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को इंश्योर करते हैं वो क्या हैं? राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन, तो सभी वोट कर सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, देन राइट टू क्रिटिसाइज पब्लिक पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं, अगर ये अधिकार लोगों को मिलते हैं। देन इकोनॉमिक इक्वालिटी का क्या मतलब है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन वेल्थ, प्रॉपर्टी और इनकम बिटवीन इंडिविजुअल्स और क्लासेस। तो इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती किस सोसाइटी में? अगर वेल्थ, प्रॉपर्टी या इंडिविजुअल्स और क्लासेस जो हैं, तो बहुत सारी अगर क्लासेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और उनके बीच में इनकम का डिफरेंस है, उनके बीच प्रॉपर्टीज़ या रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनफेयर मैनर में है। कुछ व्यक्तियों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज इनकम है, उनके पास पैसा ज़्यादा है, वेल्थ ज़्यादा है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इनकम एंड रिसोर्सेज ये कम है। तो क्या बोला जाएगा इस सोसाइटी को कि वो वहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इकोनॉमिक तौर पर वो सोसाइटी अनईक्वल है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और इनकम दैट हैज़ नेवर एग्जिस्टेड इन सोसाइटी। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये अब तक हुआ भी नहीं है, और इतिहास में भी देखा गया है कि ये अब तक नहीं हो पाए हैं कि सभी को बराबर रूप से वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सभी के पास पर्याप्त, सभी के पास बराबर पैसा हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है, और क्या चीज़ इकोनॉमिक इक्वालिटी के नाम पर बोली जाती है? क्या सिचुएशंस हैं, क्या ऐसी कंडीशंस है जो फुलफिल हो जाए जिसके बेसिस पे ये बोला जा सकता है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हो रही है यहाँ पर? वो ये है
कि most democracies today try to make equal opportunities available to people in the belief that this would at least give those who have talent and determination the chance to improve their condition। तो सभी को ये बराबर मौका मिले कि वो वेल्थ जनरेट कर सकें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो मोस्ट डेमोक्रेसीज यही प्रयास करते हैं कि सभी को बराबर मौके मिले कि वो रिसोर्सेस कि वो अपने रिसोर्सेज को और अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकें। दस इकोनॉमिक इक्वालिटी इज जस्टिशिएबल ओनली व्हेन ऑल पीपल हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप देमसेल्व्स फुली। मतलब सभी के पास इतनी अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपने आप को फुली डेवलप कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो कि सभी के पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हों, वो जॉब ज्वाइन करें, इतनी जॉब्स अवेलेबल हो पहले बात, क्योंकि जब वो जॉब करेंगे तभी वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, तभी मतलब वो जीवन यापन के लिए पैसे कमा पाएंगे। या फिर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हों कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जब अवेलेबल होती हैं तब बोला जाता है कि हाँ, इकोनॉमिक तौर पे एक इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सभी के पास बराबर पैसे लिए जाएँ और सबको बांट दिया जाए, ये नहीं है इकोनॉमिक इक्वालिटी, और ये फिजिबल भी नहीं है। सभी को पर्याप्त मौका मिले कि वो अपना जीवन यापन के लिए एक जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट है वो और मिनिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो कलेक्ट कर सकें। Thus, economic equality means the provision of equal opportunities to all, so that they can be able to make economic progress. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी है वो क्या है? वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में इक्वालिटी बताई गई है। राइट टू इक्वालिटी वो है फंडामेंटल राइट्स में है। जब हम फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 14 क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आर्टिकल 15 क्या है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, और भी अलग अलग चीज़ें, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, वो सब हम चीज़ें जब डिटेल में करेंगे तब इसके बारे में जानेंगे। लेकिन बेसिकली ये जानना ज़रूरी है कि आर्टिकल 14 और 18 के बीच में इंडिया में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स। देन आर्टिकल 17 क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 क्या है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स में इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। अब एक और चीज़ जानते हैं कि हमने जाना था कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, कभी कभी हमें अनइक्वल ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है अनइक्वल लोगों के साथ, अनइक्वल सिचुएशंस में। तो इक्वालिटी कैन बी अचीव्ड थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये कैसे पॉसिबल है? अलग अलग ट्रीटमेंट किस सिचुएशन पे किया जाता है जहाँ पर इक्वालिटी क्रिएट की जाती है? इट इज़ नेसेसरी समटाइम टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे कैन इन्जॉय इक्वल राइट्स। तो कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाए ताकि वो सभी अपने राइट्स इक्वल तरीके से इन्जॉय कर पाएँ। हमने इसका एक एग्ज़ाम्पल भी लिया था जहाँ पर 4 लोग थे और 5 लोग थे, जिनमें से एक व्यक्ति जो था जो कि डिसेबल्ड था, जो कि चलने फिरने में उतना सक्षम नहीं था। तो अगर फॉर्मल सेंस में इक्वालिटी की जाएगी तो उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो इस वजह से उसके साथ एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है ताकि वो भी अपने राइट्स को एंजॉय कर पाए। देन सर्टेन डिफरेंसेस में हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर दिस नीड। Some special consideration for the disabled and protection of women for women employees, especially in the corporate and IT industries, when they travel amidst work in the night are needed. तो कभी कभी जैसे डिसेबल्ड के लिए या फिर जो वुमेन एम्प्लॉइज़ है जो कि नाइट शिफ्ट में जाती हैं तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस किए जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है, उनके साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनको स्पेशल सुविधाएं दी जा रही हैं। लेकिन स्पेशल सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? क्योंकि यहाँ पर समय की और कंडीशन की ज़रूरत है। ये दीज एक्ट्स शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इक्वालिटी बट एन इन्हेंसमेंट ऑफ इक्वालिटी।
तो इनको इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इक्वालिटी के तरीके से नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पर इक्वालिटी ख़त्म की गई है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर ये बोलना चाहिए कि इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्योंकि लोग वहाँ पर अनइक्वल हैं। देन अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? अफर्मेटिव एक्शन इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश फॉर्मल इक्वालिटी बाय लॉ। सिर्फ ये बोल देने कि सभी लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, एक्चुअल में इससे इक्वालिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। इक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए इससे भी और ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि समाज में बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ जो इस्टेब्लिश हैं उन्हें भी ख़त्म करना पड़ता है, उन्हें भी हमें सिचुएशंस में देखना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, उनको भी हमें फुलफ़िल, उन डिफरेंसेस को भी फुलफ़िल करना ज़रूरी है। सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट डीप रूटेड इनइक्वालिटीज़ some positive measures are necessary and such positive measures could minimize and eliminate slowly the entrenched forms of social inequalities। तो जो डीप रूटेड इनइक्वालिटीज़ हैं समाज में, उनको एलिमिनेट करने के लिए कुछ सरकार को पॉजिटिव मेजर्स मतलब अपने तरीके से कुछ कदम उठाने पड़ते हैं ताकि वो सारे जो डिफरेंसेस है, इनइक्वालिटीज़ हैं, पहले तो वो ख़त्म हो, फिर उसके बाद ये बोला जा सकता है कि इक्वालिटी अब तब इक्वालिटी की बात की जा सकती है जब इनइक्वालिटी पहले तो जो पहले से मौजूद इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करेंगे तभी तो हम इक्वालिटी की बात कर सकते हैं। देन मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज ऑफ affirmative action are thus designed to correct the cumulative effect of past inequality। जो पास्ट में inequalities established थी, जैसे भारत में जो वर्ड व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा inequalities थी, ना सिर्फ सोशल लेवल पर बल्कि रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी। तो पहले तो उस इनइक्वालिटी को ख़त्म करना ज़रूरी है। ये नहीं बोल देंगे कि सभी लोग अब समान रूप से कम्पीट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर अब समान रूप से ये बोला जाए कि कम्पीट करेंगे तो जो पहले से प्रिविलेज्ड हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी वही ग्रैब कर पाएंगे और जो अनप्रिविलेज्ड हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो समान लेवल पे लाना ज़रूरी है। जब समान लेवल पे लोग आ जाएंगे तब ये उनसे बोला जा सकता है कि हाँ अब आप इक्वल तरीके से कम्पीट करिए, इक्वल तरीके से अब आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। In India, we have adopted a policy of quotas or reserved seats in education and jobs to provide equality of opportunities to deprived groups। तो हमने कोटाज या रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई है ताकि सभी जो डिप्राइव्ड ग्रुप्स रहे हैं उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, उनको भी समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिले, ये प्रोविजन हो पाए। The policy has been defended on grounds that certain groups have been victims of social prejudice and discrimination in the form of exclusion and segregation। तो इस पॉलिसी को, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी, किस बेसिस पे डिफेंड किया जाता है, ये बोला जाता है कि ये जो सोशल प्रेजुडाइस, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन रहा है उन ग्रुप्स के साथ, उनके साथ जो एक्सक्लूजन किया गया है, उनको सेग्रीगेशन किया गया है, तो उस कारण वो लोग, उन लोगों को अभी स्पेशल ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है ताकि वो लोग भी रिप्रेजेंट हों भारत की पॉलिटी में, उनको भी एक रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन इसके भी अगेंस्ट बात की जाती है। Therefore, in the interest of creating an egalitarian and just society, they need to be given special consideration and health। ताकि तो इस वजह से इजैलिटेरियन, एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट हो, एक इक्वल सोसाइटी क्रिएट हो, इस वजह से उन लोगों को एक स्पेशल कंसीडरेशन मिलना ज़रूरी है। क्योंकि क्यों मिलना ज़रूरी है? क्योंकि वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस का विक्टिम रहे हैं। लेकिन इसके भी कुछ क्रिटिक्स हैं, इस जो आर्गूमेंट दिया गया, जिन्होंने डिफेंड करते हैं इस पॉलिसी को, उनके आर्गूमेंट को भी क्रिटिक्स जो हैं उनके, वो क्या बोलते हैं कि जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी है, जो अफर्मेटिव एक्शन की, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, वो लोग बोलते हैं कि जो ये प्रोविजन रिजर्वेशन का और कोटा का, वो आर्बिट्रली डिनाइज द राइट्स ऑफ अदर सेक्शंस टू इक्वल ट्रीटमेंट। तो ये बाकी लोगों के जो इक्वल ट्रीटमेंट का उनका जो राइट है, उनको उसको वो डिनाई, वो लोग ये बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो बाकी लोगों की इक्वालिटी को ख़त्म कर रहा है। तो उनका आर्गूमेंट किस हद तक सही है वो तो डिबेटेबल है।
उस पर डिबेट की जा सकती है, उस पर बहस की जा सकती है, उस पर प्रोज एंड कॉन्स उसके देखे जा सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, दैट दे थिंक द रिजर्वेशंस आर ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन where the principle of equality remains questioned। ये एक तरीके से रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। ये बोलते हैं कि पहले जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, अब उनको इक्वलिटी देने के लिए बाकी जो अदर ग्रुप है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है। सो इक्वलिटी इज मेंट फॉर ट्रीटिंग ऑल इक्वल्स, इंस्टेड इट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्शन अमंग इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रेशियल प्रेजुडाइज। तो ये बोलते हैं कि जिस हिस्टोरिकल इनजस्टिस में क्या हुआ था कि कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और ये लोग क्या बोलते हैं, अब रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और जो रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है वो भी कास्ट के बेसिस में है। तो ये बोलते हैं कि दोनों जो अब किया जा रहा है वो भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही है, क्योंकि अब भी जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी किस बेसिस पर है, कास्ट बेसिस पर है। तो जिनको नहीं मिल रहा है वो इस पॉलिसी से एक्सक्लूड हो गए हैं, उनके साथ एक तरीके से अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके साथ एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। Hence, the theorist wants to do away with social distinctions that divide society। तो जो theorists हैं, जो critics हैं, वो बोलते हैं कि इस तरीके की जो पॉलिसीज जो सोसाइटी में डिस्टिंक्शन क्रिएट करे, जो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करे, वो उनको नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बातें हैं इसको, उस पर और बहस होनी चाहिए, इसके और भी देखने चाहिए कि क्या इसके फ़ायदे हैं, और तब इस पर और अच्छे से इस पर एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है ये काफ़ी बहस का चर्चा का विषय हमेशा से बना रहा है, और इस पर आप कमेंट बॉक्स पर अपनी राय भी दे सकते हैं। देन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का ये कोर्स था, हमने इस पर बात की। आज इक्वालिटी के बारे में हमने देखा, बहुत सारे इक्वालिटीज़ के प्रकार देखे। तो आप इसके वीडियोस जो भी हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर फाइंड कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट कोर्स चल रहा है और एकदम डिटेल में कोर्स हम बना रहे हैं। फॉर PDF नोट्स ऑफ द वीडियो, इस वीडियो के PDF नोट्स जानने के लिए आप इस वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.dhammaofupsc.com, जहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर्स, टॉपिक वाइज MCQs और नोट्स ये भी अवेलेबल हैं। देन यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस UPSC-Dhamma@UPI, UPSC-Dhamma@Kotak। कोई भी आप नॉर्मल पेमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि इस तरीके के कोर्स हम आपको लगातार अवेलेबल करते रहें। देन यू कैन ऑल्सो लाइक, share and subscribe the channel. Thanks for watching. We'll meet next time.